नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जाट बहुल इलाकों को साधने की कोशिश में बीजेपी। जींद रैली में 3 जजपा विधायक थामेंगे कमल। जींद की धरती से बीजेपी की चुनावी हुंकार। दस में से 11 राज्यसभा सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत। विज ने जीत पर जताई खुशी। इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। 2 सितंबर को जेजेपी की बैठक। अधिकांश उम्मीदवारों के नाम हो जाएंगे फाइनल। जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में तीसरी बार जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिसात बिछाई है। हर क्षेत्र और हर वर्ग को साधने के लिए भाजपा के दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। बांगर यानी जींद की धरती से बीजेपी चुनावी हुंकार भरने जा रही है। इसी दिन जजपा को छोड़ 3 विधायक बीजेपी का दामन थामेंगे और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले जींद की धरती से भाजपा अपने चुनाव अभियान की गति देगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से चुनाव अभियान शुरू कर चुकी भाजपा के आधा दर्जन केंद्रीय नेता जींद में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस जाति विशेष पर फोकस दिए हुए हैं और उन्होंने उससे राज्य का चुनावी रण काफी रोचक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अगले सप्ताह से राजनीतिक रंग और गहरा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 1 सितंबर को जींद के एकलव्य स्टेडियम में बड़े स्तर पर जन आशीर्वाद रैली करने जा रही है। मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ निवास पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन पूर्व विधायकों के प्रयासों से 9 गांवों के किसानों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। सीएम ने किसानों की मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और 2 कमेटी बनाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक कमेटी किसानों के डेवलपमेंट आदि के कार्य देखेगी और दूसरी लीगल कमेटी सारे मामले की जाँच करेगी। उन्होंने 9 गाँवों के किसानों को आश्वस्त किया कि कमेटी द्वारा जाँच करने पर अगर स्पष्ट होता है कि कांग्रेस सरकार में 9 गाँवों के किसानों से जो धोखे से एफिडेविट लिए गए थे, अगर वो सही निकलते हैं तो हमारी सरकार किसानों की मांगों को पूरा करेगी। हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव एंड पार्टी को आलोचना करने के अलावा कोई काम नहीं आता है। बंगाल में इतना बुरा हाल हो रहा है और एक महिला के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव की जुबान भी नहीं हिली, न ही इंडिया गठबंधन से कोई भी बोला। वहीं चंपई सोरेन के भाजपा में आने पर उन्होंने कहा कि जिसने 2047 के विकसित भारत के स्टेशन पर जाना है उसे भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में सीट लेनी ही होगी। विज आज पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। विज ने 12 में से 11 राज्यसभा सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत पर भी खुशी जताई। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की गिनती बढ़ गई है और इससे बिल पास कराने में बहुत आसानी हुआ करेगी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन भी भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी गाड़ी है जो ठीक स्टेशन पर जा रही है और हर वो पॉलिटिकल आदमी जिसने ठीक स्टेशन पर जाना है, विकास के स्टेशन पर जाना है, 2047 के विकसित भारत के स्टेशन पर जाना है, उसको भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में सीट लेनी ही होगी। लखनऊ मंडल के 8 स्टेशनों के नाम बदले जाने पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार की आलोचना की। अब ये अखिलेश यादव एंड पार्टी आलोचना करने के सिवा और कुछ करते नहीं है। बंगाल में इतना बुरा हाल हो रहा, लोगों का बोलने का अधिकार भी वहां नहीं दिया जा रहा।
इतना बड़ा अपराध वहां हुआ महिला के साथ, अखिलेश यादव जी के मुख की जबान नहीं हिलते, तब नहीं बोलते ये। और ये जो इंडिया नामक एक गठबंधन बनाया हुआ है, ये नहीं बोलते उसके ऊपर, इनको नजर नहीं आता, राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता। वैसे सारा दिन ज्ञान बांटते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है। जिस डर और भय में बंगाल के लोग रह रहे हैं, वो राहुल गांधी को नजर नहीं आता, इनकी कंपनी को नजर नहीं आता। वो उसके लिए एक भी शब्द ये बोलने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और युद्ध स्तर पर चुनावी तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को जेजेपी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होगी और इसमें अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर दिया जाएगा। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी और एएसपी का गठबंधन हरियाणा को प्रगति के पथ पर लेकर जाएगा और गरीब किसान कमेरे की लड़ाई को दोनों पार्टियां मिलकर मजबूती से लड़ेंगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी और एएसपी के गठबंधन होने से प्रदेश भर के युवाओं में जोश का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जेजेपी और एएसपी गठबंधन का ही होगा। चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियों ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावों को लेकर अंबाला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और कार्य चल रहा है। उपायुक्त अंबाला के अनुसार सभी चुनावी पार्टियों को निर्देश जारी किए गए हैं। पोस्टर्स लगाने के लिए जगह निर्धारित की गई है। वहीं जो लोग पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते उनके लिए कार्य किया जा रहा है। शराब ठेकेदारों का स्टॉक लगातार चेक किया जा रहा है और अब तक 17,400 लीटर शराब पकड़ी गई है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी कई निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिनमें पार्टी के लिए झंडे और पोस्टर लगाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं सभी अधिकारियों को शांतिपूर्वक चुनाव के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वहीं जो लोग पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते उनके लिए होम से वोटिंग के इंतजाम किए जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी सरकारी कार्यालय में, पब्लिक प्लेस में जो है ऐसे पोस्टर बैनर नहीं लगा सकते। दूसरा, जो चिन्हित जगह है पब्लिक प्लेसेस में, सिर्फ वही चिन्हित जगह पे वो परमिशन लेके अपने पोस्टर बैनर लगा सकते हैं। तीसरा, अगर किसी प्राइवेट बिल्डिंग पे अगर लगा रहे हैं तो उसमें भी उस बिल्डिंग का जो ओनर है उसकी कंसेंट होनी चाहिए। और विभिन्न जो है तीन से ज़्यादा जो है फ्लैग्स और बैनर्स का 8x6 का मेरे ख्याल से वो साइज है जिसका वो पोस्टर बैनर लगा सकते हैं। फ्लैग्स भी जो है लिमिटेड है, 3 से ज़्यादा झंडे जो है वो नहीं लगा सकते। तो ये विभिन्न दिशा निर्देश जो तो एमसीसी के थे वो हमने उनके साथ शेयर करें। सर, लोकसभा चुनाव के अंदर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एसीबी सोनीपत की टीम ने कस्टोडियन सेल कानूनगो की जमीन के इंतकाल करने के एवज में 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। एसीबी ने कानूनगो के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ एसीबी थाने में केस दर्ज किया गया। शिकायत के आधार पर सोनीपत के एसीबी निरीक्षक फतेह सिंह के नेतृत्व में छापामार टीम का गठन किया गया। एसीबी की छापामार टीम ने शिकायतकर्ता को राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर और पाउडर लगाकर 500 के 16 नोट थमा दिए और संपर्क साधने पर कानूनगो राजवीर ने शिकायतकर्ता को पीएनबी बैंक के निकट बुला लिया और रिश्वत राशि लेने का इशारा मिलते ही टीम ने कानूनगो को काबू कर लिया। नू पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। निरीक्षक सुभाष प्रभारी अपराध जांच शाखा नू के नेतृत्व में गठित टीम ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को अवैध हथियार सहित दबोच लिया है, जिसकी पहचान मोहम्मद यूसुफ पुत्र बोबेन निवासी उमरा थाना नगीना इलाहाबाद आजाद नगर नू के रूप में हुई है। आरोपी के विरुद्ध थाना शहर नू में अवैध हथियार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। मोहम्मद यूसुफ पर मुख्य रूप से राजस्थान में फर्जी मार्कशीट बनाने के करीब 52 मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहम्मद यूसुफ निवासी उमरा थाना नगीना इलाहाबाद आजाद नगर नू अपने पास अवैध हथियार रखता है और अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जो आजाद नगर शमशान घाट लेंटर रोड पर गांव खेड़ला के पास घूम रहा है। सूचना के मुताबिक पुलिस ने मौके पर दबिश देते हुए युवक को काबू कर लिया। फरीदाबाद जिले के गांव चांदपुर में 2 दिन से हो रही बरसात की वजह से मकान गिर गया। 2 मंजिला मकान सुबह 9 बजे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत रही कि जिस समय यह मकान गिरा
उस समय मकान मालिक और लोग घर से बाहर थे। घर के अंदर रखा हुआ सारा सामान मकान के गिरने से बर्बाद हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन परिवार का भारी नुकसान मकान गिरने से हुआ है और वह प्रशासन से उम्मीद लगा रहा है कि उन्हें सरकार की तरफ से मदद दिलाई जाए। पंचकुला जिले में अब तक डेंगू के 99 मामले सामने आ चुके हैं। कुल मामलों में 23% केस बच्चे में पाए गए हैं और डेंगू की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक को पत्र लिखा था, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले भर के सरकारी और प्राइवेट 500 स्कूलों को लेटर जारी कर निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन स्कूलों में लागू की जाए। बच्चों के लिए फुल ड्रेस कोड लागू करने के लिए निर्देश दिए जाएं और अगर डेंगू के केस आए तो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को इससे अवगत करवाया जाए। केस छिपाने की कोशिश करने पर स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, डेंगू यहाँ पंचकुला में हर साल ही डेंगू के केसेस इस सीज़न में आते हैं। इस साल जब हमने पिछले साल के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा केसेस अभी तक नोटिस में आए हैं। 99 केस मेरे आज की डेट तक पॉजिटिव आ गए हैं और स्वास्थ्य विभाग लगातार 12 महीने एक्टिविटी करता है और अभी एक्टिविटी एकदम जोर पे पकड़ी हुई है। सारे जितने भी हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं सब में मेरी टीम्स लगी हुई हैं। ब्रीडर चेकर सरकार के द्वारा से हमें 80 के करीब ब्रीडर चेकर की पोस्ट सैंक्शन की गई है टेम्परेरी बेसिस पे। वो बच्चे जाते हैं, हर घर में चेकिंग करते हैं, लार्वा का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनको मतलब अवेयर कराते हैं पब्लिक को कि पानी लंबा टाइम इकट्ठा ना करें। बाकी आज हमने एमसी की टीम के साथ मैं खुद भी गई थी रैला एरिया में। हमने सुबह जॉइंट एक्टिविटी अब हमने प्लान की है। मेरी टीम मतलब मेरे हेल्थ वर्कर और एमसी के वर्कर्स मिलके इंडोर फॉगिंग कर रहे हैं। लार्वा जिस घर में भी मिल रहा है तो वो एक एक घर जाके साथ में जॉइंट सर्वे करके जिस घर में लार्वा मिल रहा है उस घर में फॉगिंग कर रहे हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।